सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इंजीनियर्स पॉइंट। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यानी कि लेक्चर 3 ऑफ आवर मैथमेटिक्स 2M2 सब्जेक्ट्स के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ तक मैंने आपको आर्गूमेंट तक बताया था। ओके, सो हमारी जो बात हुई थी वो आर्गूमेंट तक हुई थी कि आर्गूमेंट क्या होता है और 4 केसेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स वी हैव 4 केसेस, ठीक है ना। तो उसी पे आज हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी आर्गूमेंट होती है, आर्गूमेंट क्या होती है, ये थीटा होती है। और टेन थीटा क्या होती है, टेन थीटा होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, ये होता है टेन थीटा। और आर्गूमेंट को क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है ना। तो थीटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट है वो जो लाई कर रही है उसके ऊपर थीटा डिपेंड करती है। सो हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपके पास स्पीड होगा, आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। आप 1.25x पे देखना चाहें या 1.5x पे देखना चाहें, वो आपके ऊपर है। ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मैं अपने सिलेबस को आगे बढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। मान लो कोई पॉइंट P जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस केस में क्या होगा, ये पॉइंट P है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ओके। और ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आर्गूमेंट है वो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा, यानी कि सेम एंगल हो जाएगा। दूसरा केस है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में बना रहा है तो इस केस में आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि पाई माइनस द एंगल मेड बाई दैट क्वाड्रेंट, ओके। सो इस केस में ये हो जाएगा। थर्ड केस में क्या हो जाएगा कि अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, द एंगल मेड बाई द पॉइंट, वो अगर थीटा है सो थीटा माइनस पाई, ओके। अगर अल्फ़ा ले लेते हैं, वो अल्फ़ा एंगल बनाता है, ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा माइनस पाई, ये इसका आर्गूमेंट हो जाएगा। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये अल्फ़ा बना रहा है तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा आर्गूमेंट की वैल्यू। समझ में आ गई बात। इसी को हम समराइज फॉर्म में लिखते हैं, केस 4 केसेस बनाएंगे और 4 केसेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है ना। बात समझ आई आपको। तो मैं दूसरा पेन यूज़ कर ले रहा हूँ, ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, ये केस थर्ड, ये केस फोर्थ। सो केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है कि थीटा क्या है, अल्फ़ा है। सो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा और एक्स और वाई दोनों जीरो से बड़े हैं। ये जीरो से बड़े हैं ना, ये क्वाड्रेंट एक्स होता है, ये क्वाड्रेंट वाई होता है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, मीन्स वो दोनों जीरो से बड़े हैं, ठीक है ना। एक पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा व्हेन x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि सेकंड केस। इस केस में क्या हो रहा है, ये x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव है, मीन्स x इज़ लेस देन 0 यानी कि 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव है, और y 0 से बड़ा है। और इसमें जो क्वाड्रेंट है वो क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस द एंगल मेड बाई दैट पॉइंट, ठीक है। केस 3 डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने बताया वही है, बस मैं इसे रिटन फॉर्म में लिख रहा हूँ मैथमेटिकल टर्म में। इस केस में क्या होता है, x भी 0 से कम होता है और y भी 0 से कम होता है, यानी कि दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और इस केस में आर्गूमेंट क्या हो जाएगी आपकी, इस केस में हो जाएगी माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि, और ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस पाई। तो इस केस में आर्गूमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा माइनस पाई, यानी कि द एंगल मेड बाय द पॉइंट P माइनस पाई, ओके। और केस 4 क्या होगा आपका, केस 4 में क्या होता है, x जो है वो पॉजिटिव है, सो x इज़ ग्रेटर देन 0 बट y इज़ लेस देन 0। y क्या है, नेगेटिव है ना, इस केस में ये नेगेटिव होता है और ये ऊपर पॉजिटिव होता है, तो y नेगेटिव x पॉजिटिव। और तो इस केस में आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा। ये नॉर्मल बातें याद रखनी है अगर कभी आ जाए तो, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है। अगर आपने ये 12th में पढ़ रखा हो तो आपको ये काफ़ी आसानी हो रही होगी समझने में, ठीक है ना। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का मतलब है कि एक
वैल्यू कि आर्गुमेंट हमेशा इसी सेट ऑफ नंबर के बीच में लाई करेगी, यानी कि इसी सेट ऑफ वैल्यू के बीच में लाई करेगी, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो जो थीटा की वैल्यू है, जो आर्गुमेंट की वैल्यू है, वो -π to π लाई करती है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो लिखेंगे हम द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन -π to +π ऑलवेज। आप हमेशा लिख देना द वैल्यू ऑफ थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -π to +π, ठीक है ना। सो जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो -π to +π लाई करती है, और इसी वैल्यू को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। और एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी सेकंड लेक्चर सीरीज़ में, उस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो आप a + ib लिख दो या x + iy लिख दो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इफ़ z = x + iy देन z बार = x - iy इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z। सो कॉन्जुगेट को आप z बार भी लिख सकते हो और z स्टार भी लिख सकते हो, ये मैंने पहले ही बताया था। सो इस z बार को कॉन्जुगेट कहते हैं, और कॉन्जुगेट में क्या होता है, जहाँ प्लस होता है आयोटा वाले टर्म के साथ वहाँ माइनस लग जाती है, अगर माइनस होता है तो प्लस लग जाती है, ठीक है। तो ये टर्म को मैं फिर से आपको बता देना